हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के पीवाईक्यूज की, जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज कराने वाले हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे भी मिस ना होने पाए। राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, टॉप पीवाईक्यूज एंड साथ ही फॉर्मूला मैराथन भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है। ठीक है, काफी सारी बातें हो गई, हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया है। देखिए, ये बायोमोलिक्यूल्स एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसकी रीडिंग वगैरह आपको करनी पड़ेगी, है ना। नोट्स के थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए जनाब, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज, है ना। एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज वगैरह पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज के लिए ऊपर CHO होना चाहिए, नीचे CH2OH होना चाहिए, बीच में 4 कार्बन होने चाहिए, यानी कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6, है ना। देखिए CHO, CH2OH ये सभी में है, CHO है, CH2OH है, ये सभी में है। आपसे एट द एंड एल ग्लूकोज ही पूछा गया है। तो जनाब आपको पता होना चाहिए CH2 से ऊपर वाला जो कार्बन होता है ना, CH2 के जस्ट ऊपर वाला कार्बन पर अगर OH लेफ्ट साइड लगा हुआ है तो उसको हम एल ग्लूकोज बोलेंगे। अगर जस्ट ऊपर वाले कार्बन से OH राइट साइड लगा हुआ है तो उसको हम डी ग्लूकोज बोल रहे होंगे। अरे हाँ या ना, यस। देखिए जनाब, ये CH2OH, इसके जस्ट ऊपर वाला कार्बन कौन है, ये। इससे जो OH लगा हुआ है वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड, अरे लेफ्ट साइड है। दैट मीन्स यही आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, क्योंकि यही है एल ग्लूकोज। ओके, एल ग्लूकोज हो गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इस तरीके का ही स्ट्रक्चर होता है। अगर हम स्ट्रक्चर कंप्लीट करें तो H इस तरीके से होने वाला है, H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, है ना। स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। सेकेंड वाला OH राइट साइड ही होता है एल ग्लूकोज में भी एंड डी ग्लूकोज में भी। क्लियर है बात। एल और डी किससे डिसाइड होने वाला है, इस वाले से, मतलब CH2OH के जस्ट ऊपर वाले कार्बन पर जो OH लगा हुआ है उससे ही डिसाइड होने वाला है। अगर OH को आप यहाँ पर ले आएंगे राइट साइड तो जनाब ये डी ग्लूकोज हो जाने वाला है ना। ये तो ग्लूकोज ही नहीं है, ये क्या इधर उधर लगा रखा है आपने, है ना। ये भी ग्लूकोज ही नहीं है, नीचे वाला फिर डी ग्लूकोज होगा, है ना। ठीक है, नीचे वाला भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया है ना। तो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में आपके पास कुछ दिया हुआ है, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा गैलेक्टोज, ओके। एंड लिस्ट 2 में आपको बताना है कि कौन सा आइसोमर है ये, है ना। फंक्शनल आइसोमर, होमोलॉग्स, एनोमर्स, एपीमर्स। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा गैलेक्टोज। अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा गैलेक्टोज में क्या है जनाब, यहाँ पर एक एसिमेट्रिक कार्बन, 1 असिमेट्रिक कार्बन का डिफरेंस है ना। तो कैसे लिखेंगे हम, 1 असिमेट्रिक कार्बन डिफरेंस। जस्ट सेकेंड, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और जरूर से लिखना है 1 एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब कायरल कार्बन, है ना। इसमें 1 एसिमेट्रिक कार्बन का डिफरेंस है। इस वजह से क्या हो जाएगा भैया, एपीमर्स हो जाएगा। एपीमर्स कहां पर है, ए का फोर्स, दैट मीन्स ए का फोर्स हो जाने वाला है। एपीमर्स हो जाएंगे ना, डिफरेंस, इस प्रकार से। सेकेंड पर आइए, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज जनाब एनोमर्स होने वाले हैं, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन डिफरेंट होता है, इन दोनों में एनोमेरिक कार्बन डिफरेंट होता है, इस वजह से ये एनोमर्स हो जाने वाले हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम, ग्रीन पेन तो है ही हमारे पास, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इस प्रकार से। डिफर एट एनोरोबिक कार्बन, एनएरोबिक नहीं एनोमेरिक कार्बन होने वाला है ना, इस प्रकार से। अगर एनोमेरिक कार्बन पर डिफरेंस है तो भैया ये एनोमर्स हो जाने वाले हैं। अरे हाँ या ना, दैट मीन्स बी का हो जाएगा थर्ड वन। क्लियर है बात, यस। और अब क्या बात है, अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा फ्रक्टोज। अल्फा ग्लूकोज, अल्फा फ्रक्टोज, यहाँ पर फंक्शनल आइसोमर हो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है भैया। सी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि ये दोनों फंक्शनल आइसोमर होने वाले हैं। अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा राइबोज, ये जनाब होमोलोगस हो जाएंगे, दैट मीन्स डी का हो जाएगा सेकेंड, है ना। 4-3-1-2 क्या कोई ऑप्शन है, 4-3-1-2, अच्छा जी, तो ऑप्शन नंबर 1 ही है। देखिए, अगर आपको 1 या 2 आते होंगे तब भी आप इस क्वेश्चन को क्रैक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्यादा फोकस आपका रहना चाहिए, है ना। अगर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं भी आ रहे हैं तब भी उस क्वेश्चन को क्रैक किया जा सकता है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है ये सारी चीजें, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो ये 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में, यानी कि क्या पहले वाला क्वेश्चन भी 4 अप्रैल शिफ्ट 2, ओहो, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक शिफ्ट में, पूछे जा सकते हैं, है ना। पढ़ना है भैया, पढ़ना है, याद कर लेना है, क्या दिक्कत है इसमें। वनिलीन कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम वनीला बीन्स, अच्छा ये हमको बताया गया है, हैज टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो आपसे यहाँ पर ये कहा गया है कि एक वनिलीन कंपाउंड होता है जिसको हम कहाँ से पाते हैं, वनीला बीन से ऑब्टेन करते हैं, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आपको आता होगा तभी जाकर आप बता पाएंगे टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड
पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जनाब इसका स्ट्रक्चर हमको आता है, आपको भी आना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एक ईथर ग्रुप होगा एंड एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने वाला है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसको हम फिनोलिक एल्डिहाइड भी बोल रहे होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एल्डिहाइड, एल्कोहल एंड ईथर भी जोड़ना है। अभी भी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। तो CHO को हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर पाई बॉन्ड्स दिखाने हैं ना। कार्बन इस तरीके से H कर लेंगे और जनाब ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, है ना। इसकी रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर ही हम OH लगाते हैं और इसके पास हम OCH3 यानी कि ईथर लगा देंगे। एंड यस, आपका वनिलीन बनकर के तैयार हो गया है। CANILLIN, ये हो जाएगी वनिलीन की स्पेलिंग, है ना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं। एक बार देखेंगे आसानी से आप इसको समझ पाएंगे, है ना। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन कितने हैं भैया? ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है ना। देखिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक CHO ग्रुप में, है ना। 3 ऑक्सीजन हो गए आपके पास। ग्रेट। तब पूछा गया है आपसे पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स बोला गया है, पाई बॉन्ड्स नहीं। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो जाएगा एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ, है ना। दैट मीन्स 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड यहाँ पर, एक यहाँ पर। दैट मीन्स 4 पाई बॉन्ड्स आपके पास हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। तो इसका मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाने वाले। अरे हाँ, है ना। यस, 8 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आपसे इन दोनों का सम पूछा गया है। दैट मीन्स 11 इज द करेक्ट आंसर। अरे हाँ, है ना। यस, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार इस स्ट्रक्चर को देखेंगे आप तो डेफिनेटली इसको याद किया जा सकता है ना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, 5th अप्रैल, शिफ्ट 1। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट विद निनहाइड्रीन? ओके, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि निनहाइड्रीन किसका टेस्ट है? एमिनो एसिड्स का। जिसमें एमिनो एसिड होगा वही पॉजिटिव टेस्ट देने वाला है विद निनहाइड्रीन। अरे हाँ, है ना। दैट मीन्स आपको क्या देखना है? प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड्स, प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड्स, है ना। क्लियर है बात? यस। आइए जनाब, अब देखिए स्टार्च को। स्टार्च में क्या होता है, कैसे बनता है स्टार्च? पढ़ा है आपने। कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, है ना। जब ग्लूकोज यूनिट्स मिलती हैं तब जाकर के आपको स्टार्च मिल रहा होता है। तो स्टार्च में एमिनो एसिड नहीं होता है। अगर एमिनो एसिड नहीं होता है तो भैया पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलने वाला आपको विद निनहाइड्रीन, है ना। तो 1 वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड्स होना चाहिए, तभी जाकर के आपको पॉजिटिव टेस्ट विद निनहाइड्रीन मिल रहा होगा। अब बात कर लेते हैं एग एल्ब्यूमिन की। ये क्या है? ये एक प्रोटीन है जो आपको एग व्हाइट्स में देखने को मिलता है ना। एग व्हाइट्स में ये प्रोटीन आपको देखने को मिल जाएगा। अब प्रोटीन कैसे बनते हैं सभी को पता है। प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बन रहे होते हैं। अरे हाँ, है ना। दैट मीन्स भैया ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन है एंड प्रोटीन में एमिनो एसिड्स होते हैं। तो दैट मीन्स एग एल्ब्यूमिन में एमिनो एसिड्स की प्रेजेंस है। इसका मतलब वो पॉजिटिव टेस्ट विद निनहाइड्रीन दे देगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही हो जाने वाला है ना। इसको देख लेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC बोलते हैं हम इसको। और यहाँ पर भी कोई एमिनो एसिड आपको नहीं मिलने वाला। दैट मीन्स ये भी गलत हो जाएगा। सेल्यूलोज, यहाँ पर भी कोई भी एमिनो एसिड आपको नहीं मिलेगा। ये तो जनाब कार्बोहाइड्रेट होता है ना। क्लियर है? समझ आ रही बातें? यस, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो दिक्कतें बिल्कुल नहीं होंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th अप्रैल, शिफ्ट 2। कोएगुलेशन ऑफ एग ऑन हीटिंग इज बिकॉज ऑफ। तो ये क्वेश्चन जनाब कई बार पूछा जा चुका है। जून में भी पूछा गया है, जुलाई में भी पूछा गया है 2022 में। अब आपके सामने 2024 में भी पूछा गया है। थोड़ी सी शक्ल बदली जा रही है बट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सेम ही रखा जा रहा है ना। कोएगुलेशन ऑफ एग ऑन हीटिंग इज बिकॉज ऑफ डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स अकर्स, है ना। जब आप हीट करते हैं तो डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन टूटने लगते हैं। इसकी वजह से ही कोएगुलेशन ऑफ एग हो रहा होता है ना। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं होता है। क्या लिखा हुआ है देख लेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिमेन्स अनचेंज। नहीं भैया, ये तो सेकेंडरी से प्राइमरी में आ जाते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन्स रिमेन्स अनचेंज, नहीं, ये भी गलत। ब्रेकिंग ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। पेप्टाइड लिंकेज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर भैया नहीं तोड़ सकते आप प्राइमरी को, है ना। मूविंग फॉरवर्ड आ गया ये क्वेश्चन नंबर 6 अप्रैल, शिफ्ट 1। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 4 बेसेस। क्या क्या होते हैं पता होने चाहिए। AGCT, अरे हाँ, है ना। डीएनए में AGCT, RNA में AGCU, है ना। Whose structure are shown below? One of the structures is not correct. Identify the incorrect base structure. अच्छा जी, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 4 बेस होते हैं डीएनए में, तो इसमें से बताइए कौन वाला नहीं है। दैट मीन्स एडेनाइन होना चाहिए, एडेनिन। गुआनिन हो जाने वाला है, GUANINE। और ये साइटोसिन, ये तो आपको पता ही होगा, साइटोसिन। और लास्ट में क्या हो जाने वाला है? थायमीन, है ना। AGCT, थायमीन। RNA में ये तीनों होते हैं, ये वाला वहां पर नहीं होता है, उसके बजाय यूरासिल होता है। पता होना चाहिए आपको। अगर नहीं बताया तभी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लेंगे, है ना। पता होना चाहिए। लेकिन देखिए, पहला वाला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर और चौथा स्ट्रक्चर, ये सभी स्ट्रक्चर्स आपको बायोमोलिक्यूल्स NCERT में देखने को मिले जाएंगे।
जनाब जो पहला स्ट्रक्चर है वो है थाइमीन का, तो इसको हम टी लिखेंगे, और जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो किसी का नहीं है, मतलब इन चारों में से किसी का नहीं है, राइट। तो यही वाला ऑप्शन सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 को देख लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? गुआनिन, है ना। और ऑप्शन नंबर 4 एडेनिन, राइट। ये स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए, नहीं याद है तो भैया छोड़ दीजिए, क्योंकि याद करने में आपकी वाट लग जाएगी एंड कोई बहुत ज़्यादा फायदा इससे होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसको आप छोड़ सकते हैं, है ना, अगर आपके पास और बहुत सारे काम बाकी हैं तो अदर सब्जेक्ट्स में, है ना। तो ये हो जाएगा थाइमीन, थर्ड स्ट्रक्चर है गुआनिन का, एंड फोर्थ वन इज एडेनिन। तो ये स्ट्रक्चर किसी का भी नहीं है इन चारों में से, दैट मीन्स यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है? नॉट करेक्ट। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। 6 अप्रैल शिफ्ट 2। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। नाउ यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया? द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंजाइम्स आर। तो ए बी सी डी आपके पास 4 हैं, तो आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। तो जनाब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट का मतलब होता है नेचुरल कैटलिस्ट, है ना, नेचुरल कैटलिस्ट, ऐसे हम लिख देंगे इसको यहाँ पर, राइट। इसका मतलब हो जाएगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं। क्लियर है बात? दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट सही होगा, आंसर सही नहीं होगा, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। एंजाइम्स और नॉन स्पेसिफिक, नहीं भैया नॉन स्पेसिफिक नहीं, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। दीज आर हाईली स्पेसिफिक। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाने वाला है इस प्रकार से, इसको हम टिक कर रहे होंगे, अरे हाँ या ना, दिखाई दे रहा है, यस। यहाँ पर हम इनकरेक्ट को मार्क कर लेने वाले हैं, है ना, कर लेते हैं। यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा किसके हिसाब से? जो आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट के हिसाब से, है ना। मोस्ट एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। मोस्ट एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, जनाब ये भी बिल्कुल सही है, मोस्ट एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, राइट। एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक कॉम्पैक्ट शेप्ड में फोल्ड होते हैं, है ना। ग्लोबुलर प्रोटीन्स कॉम्पैक्ट शेप में फोल्ड होते हैं, राइट। चलिए डी को देखते हैं। एंजाइम, एंजाइम क्या लिखा हुआ है? ये ऑक्सीडेज कैटलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। क्या लिखा हुआ है? माल्टोज इनटू ग्लूकोज नहीं, माल्टोज इनटू ग्लूकोज के लिए आपके पास माल्टेज होना चाहिए भैया, माल्टेज होना चाहिए आपके पास। एंड ये क्वेश्चन 2022 जून अटेम्प्ट में भी पूछा गया है, वहां पर मैचिंग में था, मैचिंग में आपके पास माल्टोज दिया हुआ था, माल्टोज इनटू ग्लूकोज लिखा हुआ था, एंड आपसे पूछा गया था कि माल्टेज सही होगा या फिर कोई और सही होगा, है ना, मैचिंग वाला ऑप्शन था। क्लियर है बात? यस, यानी कि यहाँ पर माल्टेज होना चाहिए था, इस प्रकार से माल्टेज कैटलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज, तब जाकर ये स्टेटमेंट सही हो रहा होता। और हमने ये क्या कर दिया भैया? ये टिक नहीं करना है, ये अगर यस इनकरेक्ट ढूंढना है भैया, इनकरेक्ट ढूंढना है, दैट मीन्स इसको यहाँ पर हम गलत कर रहे होंगे एक बार फिर से। दैट मीन्स ये वाला अगर गलत है, दैट मीन्स ये आंसर में काउंट होगा, है ना, बी एंड डी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाने वाला है। इनकरेक्ट वगैरह चीजों पर बहुत ध्यान देना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये ऑक्सीडेज जो लिखा हुआ है, ऑक्सीडेज इसको हम यूज करते हैं शुगर्स के लिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर्स के लिए इसका हम यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात? पता होनी चाहिए सारी बातें, हो सकता है अगली बार आपसे इसके बारे में पूछ लिया जाए। ऑक्सीडेज कैटलिस्ट कैटलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर्स, है ना, ये लाइन करेक्ट होने वाली है। क्लियर है बात? सही है, बढ़ जाए आगे। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 अप्रैल शिफ्ट 1। तो आपके पास ये क्या दिया हुआ है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जनाब, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपके पास है, ऊपर CHO नीचे CH2OH और बीच में 4 कार्बन, है ना। यहाँ पर भी आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन स्ट्रक्चर। ओके, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, उसके बारे में आपसे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये 1 नहीं 1 2 होने वाला है ना, और 3 नीचे लिखा हुआ है, यस 3 4 लिखा हुआ है। क्लियर है बात? कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद Br2 वाटर, यानी कि Br2 वाटर दैट मींस ब्रोमीन वाटर के साथ क्या ये ऑक्सीडाइज होकर के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा? नहीं भैया, Br2 वाटर के साथ ये ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, राइट, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है ये इसके साथ, Br2 वाटर यानी कि ब्रोमीन वाटर के साथ। पता होनी चाहिए सारी बातें, ब्रोमीन वाटर के साथ, सॉरी ग्लूकोज किसके साथ क्या क्या बनाता है, ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको। ग्लूकोज HNO3 के साथ सैकरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, HI फास्फोरस के साथ एनहेक्सेन का फॉर्मेशन करेगा, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, है ना। NH4OH के साथ ऑक्साइम का फॉर्मेशन करने वाला है, कई बार आपसे पूछा गया है ना, तो पढ़ के जाना है भैया, ठीक है। तो ऑब्वियसली यही आपका सही आंसर हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था, राइट। विल कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद 2 अदर साइक्लिक स्ट्रक्चर, सही बात है। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ CHO डज नॉट गिव स्किप टेस्ट, यस ये स्किप टेस्ट नहीं देता है, नहीं देता है स्किप टेस्ट। ये एज 4 एसिमेट्रिक कार्बन, यस 4 एसिमेट्रिक यानी कि 4 कायरल कार्बन है इसके पास, देख सकते हैं आप 1 2 3 4, ये चारों के चारों कायरल ही हैं, है ना। दैट मीन्स यहाँ हर एक कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 8 अप्रैल शिफ्ट 2, द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन टाइरोसिन एंड एमिनो एसिड। ओके, तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक एमिनो एसिड है टाइरोसिन, उसमें आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पूछे गए हैं,
तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर आता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, नहीं आता होगा तो नहीं कर पाएंगे। देखिए याद करना है, स्ट्रक्चर आसान है, टफ नहीं है, अगर समझ के चलेंगे ना तो बहुत आसान होने वाला है। कैसे? बेंजीन बना दिया आपने, ठीक है, CH2NH2COOH ये बनाना है आपको। देखिए CH2 क्लियर, CH2 ये हो गया, फिर उसके बाद CH2 और इसी पर आपको देखिए NH2 यहाँ पर लगा देंगे हम, है ना। अब इस तरफ जाना है कार्बन, देन डबल बॉन्ड O OH एंड इसी की रिस्पेक्ट में आपको पैरा पोजिशन पर HO यानी कि OH ग्रुप लगा देना है एंड यही है आपका क्या, टायरोसिन। देख लीजिए बना सकते हैं आप, CH2 यहाँ पर CH देन NH2 COOH। क्लियर है बात? सिंपल तरीके से लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको याद करने में आसानी रहने वाली है। कितने कार्बन एटम है इसके पास, ध्यान से देखिएगा। बेंजीन के पास 6 कार्बन होने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन यहाँ पर, 7वां यहाँ पर ले लिख देंगे हम। 1 2 नंबरिंग नहीं कर रहे हैं यार, इसमें मत कंफ्यूज हो जाना, है ना। उड़ाएंगे यहाँ से, 6 कार्बन बेंजीन में हो जाने वाले हैं, 7वां कार्बन यहाँ पर, 8 और 9 यानी कि 9 कार्बन इसमें हो जाने वाले हैं भैया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 9। आपसे पूछा गया था कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन टायरोसिन। क्लियर है? स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं, एक दो बार करेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 10 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड कौन कौन से हैं? ये थोड़ा याद करने वाला क्वेश्चन है ना। अर्जिनिन, देखिए क्या पूछा गया आपसे, एसेंशियल एमिनो एसिड है ना। एसेंशियल कौन कौन से होते हैं? अर्जिनाइन, फिनाइल एलानिन, एस्पार्टिक एसिड नहीं, सिस्टीन नहीं, हिस्टिडीन यस, वैलिन यस, प्रोलीन नहीं। 1 2 3 4 4 एमिनो एसिड आपके लिए एसेंशियल होते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी यहाँ से, है ना, कुछ चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ऐसे काम बनेगा नहीं। एंड यस, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 9 अप्रैल शिफ्ट टू द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, तो आपसे यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक बार फिर से ग्लूकोज के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट ग्लूकोज दे दिया गया है, एक क्वेश्चन में आपसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना करके पूछा गया था, है ना। आइए यहाँ पर आइए, ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हैविंग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा गया है कि आपको लग जाएगा कि ये सही है, बट भैया ये गलत है। क्यों गलत है? देखिए क्या क्या सही है ये आपको बताते हैं। ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर, यस ये बात सही है। बिकॉज को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, एंड इसमें ये भी लिखा हुआ है हैविंग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। सभी को पता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, देखिए ये जो होता है ना, पर ये इसकी वजह से सॉल्युबल नहीं होता है। एल्डिहाइड ग्रुप भी है, सब कुछ है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है, सॉल्युबल ही होता है, सॉल्युबल भी होता है वाटर में, बट रीजन इसका ये नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से सॉल्युबल नहीं है, OH ग्रुप की वजह से सॉल्युबल है। OH ग्रुप भी देख पा रहे हैं ना आप, हर जगह पे काफी OH ग्रुप फैला हुआ है, हर जगह OH OH OH, है ना, इसकी वजह से सॉल्युबल होता है। पता होनी चाहिए बातें। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था। सॉल्युबल होता है पर उसका रीजन OH ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। ग्लूकोज रिमेन्स इन मल्टीपल आइसोमेरिक फॉर्म इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, तो बिल्कुल सही बात है। ग्लूकोज इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज, यस ये भी सही है। कैसे? आइए, अभी अभी आप देख करके आए हैं कि यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है उसके पास। अगर उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से उसका नाम हो जाने वाला है एल्डोज। अरे हाँ है ना, एल्डोज। और 6 कार्बन है, देख पा रहे हैं आप, 6 कार्बन है उसके पास, 4 ये एसिमेट्रिक कार्बन, एक ऊपर, यानी कि 6 कार्बन है। 6 कार्बन की वजह से हेक्सोज हो जाने वाला है। 6 कार्बन, क्या नाम हो जाएगा इसका? हेक्सोज, राइट, हेक्सोज। अब इन दोनों को आप कंबाइन करिए तो डेफिनेटली आप एल्डोहेक्सोज का फॉर्मेशन कर पा रहे होंगे, एल्डोहेक्सोज। इसीलिए ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज होता है। तो भैया इसको टिक नहीं करना है, ये स्टेटमेंट सही है, बट ऑप्शन आपसे गलत पूछा गया है ना। क्लियर है? स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पर फोकस थोड़ा सा ज्यादा रहना चाहिए, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी है हमको। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आंसर की आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 तक आपने कंप्लीट किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिद्दत के साथ PYQs की प्रैक्टिस करते जाइए, निश्चित तौर पे आप बहुत ज्यादा एक्सेल करने वाले हैं, क्योंकि PYQs से ही इन्फ्लुएंस्ड पेपर आने वाला है आपका। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।